गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपके साथ बीटीआर के नए सेमेस्टर स्कीम के अकॉर्डिंग अप्लाइड फिजिक्स 1 की ट्यूटोरियल क्लास डिस्कस करने जा रही हूँ। आज हम यूनिट 1 की ट्यूटोरियल क्लास डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 1 अपने आप में बड़ा चैप्टर है और इसकी ट्यूटोरियल एक दिन में पूरी तरह से डिस्कस नहीं की जा सकती हैं, तो इसे हमने कई सीक्वेंस में बांट रखा है। इसी सीक्वेंस का आज ये 3rd लेक्चर है जिसमें हम यूनिट 1 की टॉपिक्स को एज ए ट्यूटोरियल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम कुछ नई प्रॉब्लम्स लेके आए हैं आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए। इससे पहले हमने डायमेंशंस वगैरह निकाली थी, उसे भी हम दोबारा भी लेंगे क्योंकि बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, उसमें से कुछ ही फिज़िकल क्वांटिटीज़ अपन ने अभी डिस्कस करी हैं। तो अपन और भी ज़्यादा डेप्थ में उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, उनका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। आज हम कुछ आपके सामने एरर वाली प्रॉब्लम लेके आए हैं कि एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर हम कैसे निकाल सकते हैं, उन्हें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज मैंने आपको एक प्रॉब्लम स्क्रीन पे दिखा रखी है। क्या है ये कि एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला में स्थित एक मानक घड़ी में तुलना करने के लिए 2 घड़ियों की जांच की जा रही है। मानक घड़ी जब दोपहर के 12 बजे का समय दर्शाती है तो इन 2 घड़ियों के पाठ्यांक कुछ इस प्रकार प्राप्त होते हैं। देखिए ये ऑब्जर्वेशन दिखा रखा है पूरे सप्ताह का। तो सोमवार को घड़ी 1 में समय है 12:05। घड़ी 2 में समय आ रहा है 10:15 और 06 मंगलवार को घड़ी 1 में है 12:01 और घड़ी 2 में है 10:14 और 59 और इसी तरह से आपके सामने ऑब्जर्वेशन रविवार तक के दिखा रखे हैं। यदि आप कोई ऐसा प्रयोग कर रहे हो जिसके लिए आपको परिशुद्ध समय अंतराल मापन की आवश्यकता है। परिशुद्ध समय अंतराल से मतलब आप समझते हैं क्या है? मतलब ऐसा जिसमें वेरिएशन बहुत ही कम हो। अंतराल मापन जो हम कर रहे हैं, हम जो टाइम मेज़र कर रहे हैं उस टाइम में अनसर्टेनिटी या उसके मेज़रमेंट में जो अनियमितता है वो बहुत ही कम हो, यानी वो परिशुद्ध माप हो, वेरिएशन कम से कम हो। तो इस कार्य के लिए आप घड़ी 1 और घड़ी 2 में से किसको वरीयता देंगे और क्यों? तो इसमें ऑब्जर्वेशन देखकर आप तो पहले यह सोच रहे होंगे कि जब मानक घड़ी 12 बजे का समय पढ़ रही है तो घड़ी 1 जो है वो 12 बजे के आसपास का समय ही बता रही है, जबकि घड़ी 2 बहुत दूर का समय 10:15 के आसपास का समय बता रही है। तो आप तो फटाक से यही कहेंगे कि घड़ी 1 ज़्यादा सही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो बच्चों आप देखिए कि घड़ी 1 के जो माप हैं, जो ऑब्जर्वेशन घड़ी 1 ने लिए हैं, उनमें वेरिएशन कितना है। आप वेरिएशन निकालिए, डेविएशन देखिए वैल्यूज़ में। तो आप ये देखिए घड़ी 1 ने बुधवार को जो माप ली है समय की, क्या ली है? 11:59:08। और बृहस्पतिवार को ये बुधवार वाली जो माप है वो सबसे कम है जो मान इसने नापा है। और बृहस्पतिवार को सबसे अधिकतम मान जो इसने नापा है वो क्या है? 12:01:50। अब इन दोनों मानों में अगर हम अंतर निकालें तो इसी से तो हमको वेरिएशन का पता लगेगा। मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन और मिनिमम ऑब्जर्वेशन, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही हमें वेरिएशन बताता है। तो इन दोनों वैल्यूज़ का जब हम अंतर निकालेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 162 सेकेंड, 162 सेकेंड इन दोनों रीडिंग्स के बीच में। यानी कि घड़ी 1 के अंदर वेरिएशन कितना आ रहा है? 162 सेकेंड का। अब हम घड़ी 2 की बात करते हैं।
घड़ी 2 का जो समय है, चूँकि यह समय 12 जो बज रहे हैं माना घड़ी ने जो समय बताया था उससे बहुत ही अलग है, लेकिन अगर हम वेरिएशन निकालने की बात करते हैं तो आप इसमें वेरिएशन देख सकते हैं। सबसे कम मान जो इसने नापा है वह है 10:14 और सबसे अधिक मान जो इसने नापा है वह है 10:15 तो अब हम अगर इन दोनों मानों के में अंतर निकालें, ठीक है, यानी शुक्रवार और शनिवार के हैं ये 2 मान, इन दोनों मानों में अंतर निकालें तो हमारा वेरिएशन क्या मिल रहा है, 31 सेकेंड। कितना आया है, 31 सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि घड़ी 1 में वेरिएशन कितना हो रहा है, 162 सेकेंड, यानी मान में अंतर आ सकता है 162 सेकेंड ज़्यादा या 162 सेकेंड कम का। एक्यूरेट वैल्यू में 162 सेकेंड ज़्यादा बढ़ के वैल्यू भी आ सकती है और उस एक्यूरेट वैल्यू से 162 सेकेंड घट के भी मान आ सकता है। वेरिएशन की रेंज है ये, ठीक है। जबकि घड़ी 2 में ये वेरिएशन रेंज बहुत ही कम रह गई है, केवल 31 सेकेंड ही रह गई है। यानी घड़ी 2 से के द्वारा मापे गए मान मोर एक्यूरेट हैं, उनमें अनियमितता या वेरिएशन बहुत ही कम है। रही बात शून्यांक त्रुटि की, क्योंकि जब घड़ी 1 12 बजे के आसपास का समय बता रही है, घड़ी 2 10:15 के आसपास का समय बता रही है, यानी इसमें शुरू से ही कोई ना कोई एरर रही है जो हम शून्यांक त्रुटि बोलते हैं, जिसे कि हम आसानी से अपने स्तर पर भी परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन बात अगर आएगी परिशुद्धता की, एक्यूरेसी की, तो हम देखेंगे कि घड़ी 2 घड़ी 1 से ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा परिशुद्ध माप दे रही है। क्यों? क्योंकि घड़ी 2 के वेरिएशन को हमने निकाला तो हमने देखा कि इनमें डिफरेंस, जो इनमें अंतर आया वह बहुत ही कम आया, 31 सेकंड का वेरिएशन आया, जबकि घड़ी 1 में बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है, 162 सेकंड का। अतः यह कह सकते हैं कि घड़ी 1 की प्राथमिकता ज़्यादा नहीं है, घड़ी 2 की प्राथमिकता ज़्यादा होगी जब हमें परिशुद्ध समय अंतराल का मापन करना होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा कि हम क्यों घड़ी 2 को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक्यूरेसी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ देखेंगे हम कि इसमें जो वेरिएशन आ रहा है वैल्यू की रीडिंग लेने में बहुत ही कम आ रहा है, ये घड़ी ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग ले रही है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। माना हमने कोई एक सरल लोलक ले रखा है, उसका हमें दोलन काल ज्ञात करना है। तो दोलन काल ज्ञात करते हुए प्रयोगों द्वारा कुछ मान ज्ञात किए गए, क्रमिक मापन जो किए गए उनकी वैल्यू आपको दे रखी है, 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एवं 2.80 सेकेंड। अब हमें इन मानों को देखते हुए इस प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, हमने सरल लोलक के कई सारे प्रयोग करे और हमें कई मान प्राप्त हुए, तो हम इनका एक औसत मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले दोलन काल का, जिसको आवर्तकाल भी बोला जाता है। तो हम देखेंगे कितना आएगा, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80, इन सब को ऐड कर देंगे और कितने ऑब्जर्वेशन हैं, ये 5 हैं, इसलिए डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, जिससे कि हमको दोलन काल का मान ज्ञात होगा। ऐड करने पर रीडिंग आई 13.12 डिवाइडेड बाय 5 और फाइनल रीडिंग हमें मिल गई है 2.62 सेकेंड। अब क्योंकि सभी जो दोलन काल हमने निकाले हैं वो 0.01 सेकेंड के विभेदन तक नापे जा सकते हैं,
क्यों? क्योंकि आपने सभी ये देखा कि ऑब्जर्वेशन के अंदर जितनी भी रीडिंग्स थी उन सब में हमने डेसिमल के बाद 2 स्थान तक रीडिंग ज्ञात कर रखी थी, जो ये बताती है कि हमारे उस इंस्ट्रूमेंट का जिससे हमने दोलन काल निकाला है उसकी रिजोल्यूशन कितनी है? 0.01 सेकेंड। हम उससे 0.01 सेकेंड तक के अंतर के मान ज्ञात कर सकते हैं। इस औसत काल को भी इसीलिए हमने आफ्टर डेसिमल 2 प्लेस तक ही रखा है। देखिए, सरल करने पर रीडिंग हमारी 2.624 आ रही थी, जिसे हमने आगे 2.62 में कन्वर्ट किया। क्यों? क्योंकि हम यहाँ रीडिंग डेसिमल के बाद 2 स्थान तक ही रखना चाहते थे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन रीडिंग में भी आफ्टर डेसिमल हम 2 प्लेस ले रहे हैं, इसलिए औसत मान निकालने में भी हम आफ्टर डेसिमल 2 प्लेस ही कंसीडर करेंगे। अब हम त्रुटियां निकालते हैं। तो सर्वप्रथम जो पहली रीडिंग थी 2.63 सेकेंड, उसमें से हमने औसत मान घटा दिया 2.62 सेकेंड, तो हमें त्रुटि मिल गई 0.01 सेकेंड। अब हम नेक्स्ट 2.56 सेकेंड में से 2.62 एवरेज वैल्यू जो हमने अभी निकाली है घटाएंगे, तो हमें मिल गई -0.06 सेकेंड। फिर हम नेक्स्ट रीडिंग उससे अंतर निकालेंगे और सिमिलरली इस तरह से हम लास्ट 2.80 में से 2.62 को घटाते हुए 0.18 सेकेंड त्रुटि निकाल लेंगे। तो इस तरह से 5 ऑब्जर्वेशन थे, तो इन पांचों के लिए ही हमने त्रुटियां निकाल ली हैं कि हर ऑब्जर्वेशन में कितनी कितनी त्रुटि उत्पन्न हुई है मेजरमेंट के दौरान। अब हम निरपेक्ष त्रुटि निकालने जा रहे हैं। तो हमें कैसे निकालना होगा? सभी निरपेक्ष, ये सभी क्या है? निरपेक्ष त्रुटियां ही हैं, क्योंकि निरपेक्ष त्रुटि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जिसे परम त्रुटि भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें से एवरेज वैल्यू आपने, ओरिजिनल यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से एवरेज वैल्यू घटा दें, तो आपको जो डिफरेंस मिल रहा है वो क्या है? वो उसकी एब्सोल्यूट एरर है। तो आपको ये 5 ऑब्जर्वेशन में ये 5 एब्सोल्यूट एरर्स मिल गई हैं। इन पांचों एब्सोल्यूट एरर को निकालने के बाद अलग अलग हैं, हम ओवरऑल निकालना चाहते हैं एवरेज एब्सोल्यूट एरर, जिसे हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि कह रहे हैं, समानांतर माध्य के जरिए निकालें। तो कैसे निकालेंगे? इन सभी एरर्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 5। आप यहाँ ध्यान दें कि हम एरर का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, यहाँ प्लस और माइनस साइन नहीं को हम ध्यान ना दें। माइनस केवल ये बताता है कि वो पीछे है और प्लस ये बताता है कि वो वास्तविक मान से आगे है, बस। लेकिन हमें यहाँ क्या लेना है? इनका मैग्नीट्यूड उपयोग में लेना है, इसलिए हमने सभी को ऐड कर दिया है। 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18, इन सभी को ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 करके हमने रिजल्ट निकाल लिया है। तो हम क्या देख रहे हैं? 0.11 सेकेंड। जो निरपेक्ष माध्य निरपेक्ष त्रुटि आपके सामने आई है वो वैल्यू आ गई है 0.11 सेकेंड। इसका अर्थ है कि सरल लोलक का दोलन काल यानी टाइम पीरियड क्या होगा? जो हमने एवरेज वैल्यू निकाली थी 2.62 प्लस माइनस 0.11 सेकेंड। 0.11 क्या है? जो अभी अभी हमने निरपेक्ष त्रुटि निकाली है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, वो है। अब इसको अगर हम और खोलें तो हमारा इसका मतलब क्या होगा? इसका मान क्या हो सकता है? 2.62 में अगर हम 0.11 ऐड करें और 2.62 में से हम 0.11 माइनस करें, सब्सट्रैक्ट करें, तो हमें क्या मिलेगा? ऐड करने में मिलेगा 2.73 सेकेंड और घटाने पे हमें मिलेगा 2.53 सेकेंड। यानी हमारा जो दोलन काल है वह
2.73 सेकंड और 2.51 सेकंड के बीच में होगा। अब चूंकि जो निरपेक्ष त्रुटि है इसका समानांतर माध्य 0.11 सेकंड है, अतः इस मान में सेकंड के 10वें अंश में पहले से ही त्रुटि है। इससे क्या तात्पर्य निकलता है? 0.11 सेकंड जो हम इसका निरपेक्ष त्रुटि का समांतर माध्य देखते हैं, उससे यह इंडिकेट होता है कि इस मान के 10वें सेकंड के 10वें अंश में ही पहले से ही त्रुटि है। इसलिए हम क्या करते हैं, दोलन काल का मान सेकंड के 100वें भाग तक व्यक्त नहीं करते और इसे केवल कैसे व्यक्त करेंगे हम, इधर देखिए, t इक्वल्स टू 2.6 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। आफ्टर डेसिमल 1 प्लेस हम एरर में लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि इधर देखिए 2.73 और 2.53, अगर हम आफ्टर डेसिमल सेकंड प्लेस को छोड़ दें तो हमारे पास रीडिंग जाएगी 2.7 और 2.5। 2.7 और 2.5 की एवरेज वैल्यू क्या होगी? 2.6, ये रही जो आपको दिखा रखी है। और इनमें अंतर कितना हो गया, एरर कितनी हो गई? 0.1 सेकेंड की, क्योंकि 2.6 में 0.1 ऐड करेंगे तो 2.7 मिल जाएगा और 2.6 में 0.1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें 2.5 मिल जाएगा। तो इसलिए हमने इसे 2.6 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड से व्यक्त करना ज़्यादा उचित समझा है। तो इस तरह से हमने एरर निकाल दी है। निरपेक्ष त्रुटि एब्सोल्यूट एरर हमने निकाल दी है 0.1 सेकेंड। जो 0.11 सेकेंड हमें मिला था, हमने उसे और भी रीडिफाइन कर दिया है अपनी आवश्यकता के अनुरूप और उसे 0.1 सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब इस उदाहरण में अगर हम आपेक्षिक त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो क्या होगी हमारी प्रतिशत त्रुटि? जो डिफरेंस हमें मिला है 0.1 सेकेंड का, जो डेविएशन मिल रहा है, ये कहाँ से आया है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू के डिफरेंस से। तो स्टैंडर्ड वैल्यू अगर 2.6 है और ऑब्जर्व्ड वैल्यू इससे ज़्यादा या कम, कितना डेविएशन हमें मिल रहा है? 0.1 का। ये डेविएशन इम्पॉर्टेंट है। ये डेविएशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू हम आवर्तकाल की कितनी लेके चल रहे हैं? 2.6 सेकेंड। तो डिवाइडेड बाय 2.6 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस समीकरण को सरल करने पर हमें प्रतिशत त्रुटि का मान प्राप्त हो गया है और वो लगभग 4% प्राप्त हो गया है। तो इस तरह से हम प्रतिशत त्रुटि भी हमने निकाल ली है और हमने निरपेक्ष त्रुटि भी, या जिसे एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, वो निकाल ली थी। अब आपसे एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस करना चाहेंगे कि माना कोई तापमापी हमें दे रखी है और दो तापमापी हमें दे रखी है और दोनों तापमापियों से ताप जो हम मेज़र कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? पहली तापमापी मेज़र कर रही है टेम्परेचर T1 इज इक्वल्स टू 20 डिग्री प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरी तापमापी है, उससे जो हम मेज़रमेंट ले सकते हैं वो ले सकते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इन पिंडों का तापांतर और उनमें आई त्रुटि हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दो तापमापी से हमने दो पिंडों के तापमान नाप कर रहे हैं, एक को T1 एक को हम T2 से दिखा रहे हैं। हमें इनका तापांतर निकालना है, अंतर निकालना है। तो तापांतर T बराबर क्या है? T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 जब हम करते हैं तो हम क्या देखेंगे? 50 डिग्री सेंटीग्रेड T2 पड़ता है और T1 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 50 माइनस 20 करा तो सिंपल 30 डिग्री सेंटीग्रेड हमें मिलता है। और
इधर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसकी मापने में एरर है। T1 जो तापमापी थी उसके द्वारा जो एरर हो सकती थी वो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड की थी, और T2 तापमापी इसके नापने में भी जो एरर हो सकती थी वो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड की थी। जब इन दोनों का अंतर जब हम निकालेंगे तो दोनों की एरर्स ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इसलिए 0.5 और 0.5 ऐड होके 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। तो अपने को रिजल्ट क्या मिल गया, 50 में से 20 गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड ये ऐड हो गए हैं। तो हमको मिल गया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो तापांतर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड विद एरर प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। तो इस तरह से हम एरर्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपके सामने छोटी छोटी 2-3 समस्याएं डिस्कस कर रही हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम्स समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरह की और प्रॉब्लम्स लेके आएंगे और उन्हें हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।